एक आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी के सामने अचानक एक बूढ़ी भिखारिन आकर खाना मांगने लगी। वह भिखारिन निकली उनकी ही सगी मां। फिर क्या हुआ? दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान के हौसले और जज्बे की असली परीक्षा होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जिंदगी के सबसे कठिन हालातों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। यह कहानी है अमित शर्मा की। एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में ही अपनी मां से बिछड़ना पड़ा, अनाथ आश्रम में पलना पड़ा और फिर हालातों से लड़ते लड़ते वह बन गया एक कड़क और ईमानदार आईपीएस अधिकारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किस्मत का एक ऐसा खेल हुआ कि जब अमित अपने कर्तव्य पर था, तभी सड़क किनारे उसे मिली एक बुजुर्ग महिला। एक महिला जो उसके जीवन से गहराई से जुड़ी थी, पर अमित इस बात से अनजान था। तो आखिर कौन थी वो महिला? क्यों उसने अमित को बेटा कहकर पुकारा? क्या था उस दर्दनाक बिछड़न के पीछे का सच? इस कहानी में आपको मिलेगा एक बेटे की जद्दोजहद, एक मां की ममता और उन हालातों की तस्वीरें जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती हैं, लेकिन अमित जैसे लोग उन्हें जीतकर मिसाल बन जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला रमेश शर्मा का परिवार बेहद खुशहाल था। रमेश रोज सुबह मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता और उसकी पत्नी सविता देवी घर पर रहकर अपने चारों बच्चों की देखभाल करती थी। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अमित शर्मा था, जिसकी उम्र महज 7.5 साल थी। अमित के अलावा सविता के 3 और छोटे बच्चे थे, पूजा, मनोज और सबसे छोटा बेटा गुड्डू, जो अभी सविता की गोद में 6 महीने का था। रमेश भले ही एक साधारण मजदूर था, लेकिन उसके परिवार में खुशी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी मेहनत की कमाई से परिवार की जरूरतें पूरी करता और बच्चों के चेहरे पर हंसी देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। सविता देवी भी एक आदर्श गृहिणी थी, जो घर को प्यार और ममता से संवारती थी। कहते हैं, जिंदगी के हर खुशहाल सफर के पीछे कुछ अनदेखे मोड़ छुपे होते हैं, और रमेश के परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब रमेश रोज की तरह काम पर गया हुआ था, तभी उसे एक भयानक सड़क हादसे का शिकार होना पड़ा। तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने रमेश को टक्कर मार दी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और रमेश ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जब यह दुखद खबर सविता देवी तक पहुंची, तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले के लोग उसे सांत्वना देने आए, लेकिन कोई भी उसके टूटे दिल को जोड़ नहीं सका। रमेश का अंतिम संस्कार किया गया और कुछ दिनों तक शोक सभा भी मनाई गई। पर कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन सविता देवी के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। उसके कंधों पर अब 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। रमेश के जाने के बाद कुछ दिनों तक मोहल्ले के लोग सविता की मदद करते रहे, पर समय बीतने के साथ वह सहारा भी खत्म हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। बच्चों के भूखे पेट को देखकर सविता देवी का दिल तड़प उठता। अब उसे समझ आ गया था कि उसे खुद कुछ करना होगा। पति रमेश शर्मा की मौत के बाद सविता देवी की जिंदगी जैसे अंधकार में डूब गई थी। 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक अकेली मां के लिए जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती बन गया था। सविता ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के लिए दूसरों के घरों में काम करने का फैसला किया। वह सुबह सुबह उठकर कई घरों में झाड़ू पोंछा लगाने और बर्तन धोने जाती थी। पर मुश्किल यह थी कि सविता के पास एक 6 महीने का बच्चा गुड्डू भी था, जिसे वह घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। 3 और छोटे बच्चे, अमित, पूजा और मनोज, भी इतने छोटे थे कि वे खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे। मजबूरी में सविता कभी कभी गुड्डू को काम पर साथ ले जाती और बाकी बच्चों को घर में बंद करके छोड़ देती। पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। काम के दौरान बच्चों की चिंता में डूबी सविता ठीक से काम नहीं कर पाती थी। उसकी थकी हारी आंखें और कमजोर होती काया देखकर लोगों ने उसे धीरे धीरे काम से निकालना शुरू कर दिया। अब सविता के पास न तो काम था और न ही घर में खाने को अन्न का एक भी दाना। उसके बच्चे भूख से बिलखते हुए उससे रोटी मांगते,
लेकिन वह सिर्फ उनकी खाली थाली को देखकर रो पड़ती। वह दीवार से सिर टिकाकर खुद से सवाल करती, क्या मैं एक अच्छी मां हूं? दिन रात भूख से तड़पते बच्चों के कराहने की आवाजें सविता के दिल को अंदर तक तोड़ देती। वह रातों को जाग जाग कर सोचती रहती, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मैं क्या करूं? एक दिन जब बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और उनकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था, सविता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला लिया। मैं अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगी, ताकि वे भूख से न मरें। वहां कम से कम उन्हें खाना तो मिलेगा। यह फैसला लेना सविता के लिए आसान नहीं था। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाया, आंखों में आंसू लिए और उन्हें एक अनाथ आश्रम, स्नेह बाल आश्रय गृह ले गई। अनाथ आश्रम के दरवाजे पर पहुंचकर सविता एक पल के लिए रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बच्चों की मासूम आंखों में देखती, जो उसे भरोसे से निहार रहे थे, जैसे पूछ रहे हों, मां, हमें कहां ले जा रही हो? आखिरकार उसने दरवाजा खटखटाया। आश्रम के कर्मचारी बाहर आए। सविता फूट फूट कर रोने लगी और कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनाई। मैं इन मासूमों को पालने में असमर्थ हूं। इन्हें अपने आश्रम में रख लीजिए। कम से कम यहां इन्हें भूख से तड़पना नहीं पड़ेगा। आश्रम के लोग उसकी हालत देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों को अंदर बुलाया। सविता ने एक एक करके अपने बच्चों को गले लगाया, उनके माथे को चूमा और धीमे से कान में कहा, मां, तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मजबूरी के आगे हार गई। अमित, जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, अपनी मां की आंखों में आंसू देख रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मां उसे क्यों छोड़ रही है। उसने मां का आंचल पकड़कर कहा, मां, मुझे मत छोड़ो। मैं भूखा रह लूंगा, पर आपके बिना नहीं। सविता की रूह कांप गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, पर हालात इतने सख्त थे कि उसे मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा। वह बच्चों से दूर कदम बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। वह पलट पलट कर अपने बच्चों को देख रही थी, जिनकी मासूम आंखों में एक सवाल था, मां, क्या हमसे फिर कभी मिलने आओगी? सविता के जाने के बाद बच्चों ने धीरे धीरे खुद को अनाथ आश्रम के माहौल में ढालना शुरू किया। आश्रम के कर्मचारी बच्चों का ख्याल रखते, लेकिन मां की ममता की जगह कोई नहीं ले सकता था। समय बीतता गया। कुछ समय बाद अमित के छोटे भाई बहनों, पूजा, मनोज और गुड्डू को गोद लेने के लिए लोग आए। लेकिन कोई भी अमित को गोद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। अमित की आंखों में एक बार फिर वही सवाल था, क्या मैं भी किसी के लिए खास बन पाऊंगा? पर अमित ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि एक दिन वह अपनी मां को ढूंढ निकालेगा और अपने जीवन को इतना बड़ा बनाएगा कि किसी को यह न लगे कि वह अनाथ है। उधर सविता देवी भी पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चों को छोड़ने के बाद वह इधर उधर भटकती रही, काम की तलाश करती रही, मगर दिल का खालीपन उसे चैन से जीने नहीं देता था। किस्मत के क्रूर खेल ने उसे इतना तोड़ दिया कि एक दिन सड़क पर चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया, तब वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। हादसे के बाद उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। वह अपने बच्चों का नाम तो याद करती, पर उन्हें कहां छोड़ा था, यह सब भूल गई थी। अनाथ आश्रम, स्नेह बाल आश्रय गृह में रहते हुए अमित शर्मा ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली थी। वह एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था, मां बाप के प्यार की कमी। अमित अक्सर खिड़की से बाहर झांकते हुए उन लोगों को देखता जो बच्चों को गोद लेने आते थे। वे लोग बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियों में आते, महंगे कपड़े पहनते और उनके चेहरे पर रौब साफ नजर आता था। अमित सोचता, काश मेरी भी ऐसी ही जिंदगी होती, बड़ी गाड़ी होती, अच्छे कपड़े होते और लोग मुझे भी सम्मान से देखते। अमित के मन में भी अमीर बनने का ख्वाब पलने लगा। वह जान चुका था कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं, बल्कि आत्मा को भी भूखा रखती है। जब अमित 18 साल का हुआ, तो नियम के अनुसार उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा। वह एक छोटा सा बैग लेकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है, बिना किसी सहारे, बिना किसी गारंटी के, बस अपने हौसले के सहारे। अमित के पास न तो रहने की जगह थी, न ही कोई रोजगार, लेकिन उसके अंदर एक आग थी,
कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की। वह पूरे शहर में काम की तलाश करता है। एक दिन काफी भटकने के बाद उसे एक अखबार विक्रेता के पास काम मिल जाता है। सुबह सुबह उठकर वह लोगों के घरों में अखबार पहुंचाने लगा। यह काम छोटा जरूर था, लेकिन अमित के लिए यह उम्मीद की एक नई किरण थी। अमित ने सोचा, अगर मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अखबार बांटने से जो भी पैसे मिलते, उनमें से कुछ वह अपनी जरूरतों पर खर्च करता और बाकी बचाकर पढ़ाई के लिए जमा करता। दिन में पढ़ाई, सुबह सुबह अखबार बांटना और रात को थकान से चूर होकर फुटपाथ पर सो जाना, यह अमित की रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। समय बीतने के साथ अखबार बांटने के अलावा अमित ने और भी कई छोटे मोटे काम किए। कभी जूते पॉलिश करता, कभी कारें साफ करता, कभी ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेता, लेकिन अमित के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती थी, क्योंकि उसके सपनों की चमक हर परेशानी को पीछे छोड़ देती थी। अमित ने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के बाद वह भाग दौड़ करता, काम करता और फिर देर रात तक पढ़ाई में जुट जाता। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अमित के मन में एक सवाल बार बार गूंजता, अब आगे क्या? एक दिन जब वह अखबार बांट रहा था, उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। यूपीएससी परीक्षा में एक गरीब किसान का बेटा आईपीएस बना। अमित के दिल में बिजली सी दौड़ गई। उसने सोचा, अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? बस उसी दिन उसने ठान लिया कि अब उसका एक ही सपना है, आईपीएस बनना। अमित के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ाई करता। जहां दूसरों के पास गाइडेंस और कोचिंग थी, अमित के पास सिर्फ आत्मविश्वास और हौसला था। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता, खाली वक्त में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता। उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, आईपीएस बनना है, हर हाल में। कई सालों की मेहनत, भूख, नींद की कुर्बानी और अनगिनत आंसुओं के बाद आखिरकार वह दिन आया जब अमित ने यूपीएससी का फॉर्म भरा। परीक्षा के दिन उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही महंगी घड़ी, बस एक पुराना बैग जिसमें उसके सपने बंद थे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और अमित की मेहनत रंग लाई। वह पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो गया। जब रिजल्ट आया तो अमित फूट फूट कर रो पड़ा। यह जीत सिर्फ एक परीक्षा की नहीं थी, यह जीत थी उन भूखे पेटों की, फुटपाथ पर बिताई रातों की और उन तमाम आंसुओं की जो उसने चुपचाप बहाए थे। अमित शर्मा की जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसके ख्वाब और हकीकत के बीच बस एक पतली सी दीवार बची थी, यूपीएससी इंटरव्यू। अमित ने प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षाएं शानदार तरीके से पास कर ली थीं। अब उसके सामने सबसे अहम चुनौती थी, इंटरव्यू। अमित ने खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अब भी वैसी ही थी। उसके पास पहनने के लिए न तो महंगे कपड़े थे और न ही कोई विशेष तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा। उसने वही पुराना, प्रेस किया हुआ सफेद शर्ट और एक साधारण पैंट पहनी। जूते भी वही थे जो वह काम के दौरान पहनता था, बस थोड़ा पॉलिश कर दिया था। अमित के लिए यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, यह उसकी मेहनत, संघर्ष और सपनों की असली परीक्षा थी। इंटरव्यू वाले दिन अमित नर्वस तो था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वह धीमे कदमों से इंटरव्यू हॉल में दाखिल हुआ। वहां एक बड़े टेबल के चारों ओर साक्षात्कारकर्ता बैठे थे, जिनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। उन्होंने अमित को बैठने के लिए कहा। एक साक्षात्कारकर्ता ने अमित की साधारण वेशभूषा को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुमने काफी संघर्ष किया है, क्या तुम अपने बारे में कुछ बता सकते हो? अमित ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं। मेरी मां मुझे वहां छोड़ गई थी क्योंकि वह मेरे पालन पोषण के लिए सक्षम नहीं थीं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अखबार बेचा, जूते पॉलिश किए, गाड़ियां साफ कीं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरा सपना था आईपीएस बनना, इसलिए मैं यहां हूं। अमित की बात सुनकर इंटरव्यू लेने वालों के चेहरों पर हैरानी और सम्मान के भाव आ गए। उनमें से एक बोले, अमित, तुम्हारी कहानी बेहद प्रेरणादायक है।
जहां बहुत से लोग हर सुविधा के बावजूद हार मान लेते हैं, वहीं तुमने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। इसके बाद अमित से सामान्य सवाल जवाब किए गए, राजनीति, समाज, कानून और प्रशासन से जुड़े सवाल। अमित ने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास के साथ दिया। इंटरव्यू खत्म होते ही अमित को बाहर भेज दिया गया। वह बाहर आकर एक गहरी सांस लेता है, जैसे दिल के बोझ को हल्का कर रहा हो। अमित फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। काम करना, अखबार बेचना और बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करना। जिस दिन रिजल्ट आना था, अमित अपने एक परिचित सेठ जी की कार साफ कर रहा था। यह सेठ जी वही थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में अमित की मदद की थी। उन्होंने कई बार अमित को बिना किसी उम्मीद के पैसे और सहारा दिया था। अमित ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अगर आपको समय मिले तो देख लीजिएगा। सेठ जी अमित की मेहनत और संघर्ष को जानते थे, इसलिए वे भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अमित के कहने पर अपने फोन में बार बार रिजल्ट चेक करना शुरू कर दिया। सेठ जी बाहर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनका दिल भी अमित के जैसे ही धड़क रहा था। हर कुछ मिनट बाद वे फोन स्क्रीन को देख लेते और आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे भगवान, इस बच्चे का सपना पूरा कर देना। अचानक सेठ जी के चेहरे पर एक चमक आ गई। उनकी आंखें खुशी से भर गईं। वे तेजी से उठे और दौड़ते हुए अमित के पास पहुंचे, जो अभी भी कार पॉलिश कर रहा था। सेठ जी की आवाज गूंज उठी, अमित, अमित, तेरा रिजल्ट आ गया है। तू आईपीएस बन गया है बेटा। अमित के हाथ से कपड़ा गिर पड़ा। वह सेठ जी की ओर दौड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उन सालों की मेहनत, संघर्ष और सपनों की जीत के आंसू थे। अमित ने सेठ जी के पैर छू लिए, लेकिन सेठ जी ने उसे तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। बेटा, अब तो हमें तुझे सलाम करना चाहिए। अमित की कहानी अब पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। जिसने भी सुना, वह उसकी तारीफ करता और कहता, देखो कैसे एक अनाथ बच्चा आईपीएस बन गया। अमित की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहां उसने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग शिवगंज जिले में हुई। अब वही अमित, जिसने कभी सड़क पर अखबार बेचा था, अब एक सजी सजाई सरकारी गाड़ी में बैठता था। उसके आगे पीछे गार्ड होते थे और लोग उसे सम्मान से सलाम करते थे। अमित शर्मा, जो अब एक सम्मानित और ईमानदार आईपीएस अधिकारी बन चुका था, अपनी नई पोस्टिंग पर पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से काम कर रहा था। एक दिन जिले में एक बड़े और गंभीर अपराध की खबर आती है। यह मामला इतना संवेदनशील था कि अमित को तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। अमित ने जिले के सभी पुलिस थानों के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। वह अपनी सरकारी गाड़ी में गार्ड और ड्राइवर के साथ सीधे जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचता है। वहां सभी अधिकारी गंभीर मुद्रा में अमित के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। अमित ने अपराध से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, जरूरी निर्देश दिए और सभी को सजग और सतर्क रहने का आदेश दिया। बैठक खत्म होने के बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर घर लौटने लगा। रास्ते में जैसे ही गाड़ी सरस्वती मार्ग पर पहुंची, अचानक एक बुजुर्ग महिला लड़खड़ाते हुए अमित की गाड़ी के सामने आ गई। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुकते ही गार्ड फुर्ती से बाहर निकला। उस महिला को हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अमित ने गार्ड को रोकते हुए कहा, रुको, मैं खुद देखता हूं। अमित गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला के पास गया। महिला बेहद कमजोर थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे। चेहरे पर धूल और थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही अमित उसके करीब पहुंचा, महिला कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, तू आ गया? मेरे लिए खाना नहीं लाया? अमित के कदम रुक गए। उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, ये शब्द सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह बेटा कहकर पुकारा था। अमित के दिल में एक सूनापन था, जो इस एक शब्द से भरने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, मां जी, आप कौन हो और यहां इस हाल में क्यों हो? बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटा, तुम तो मेरे लिए खाना लेने गए थे ना, अब तक कहां रह गए? अमित महिला की उलझी हुई बातें सुनकर समझ गया
कि शायद उसके दिमाग में कोई समस्या है। महिला की हालत देखकर अमित का दिल भर आया। अमित ने गार्ड को इशारा किया और बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर बड़ी ही विनम्रता से बोला, मां जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। महिला थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अमित के चेहरे की ममता देखकर मान गई। अमित ने उसे गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर से कहा, गाड़ी एक अच्छे होटल पर ले चलो। होटल पहुंचकर अमित ने महिला के लिए गरम गरम खाना मंगवाया। उसने महिला को बैठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। महिला ने भूख से कांपते हाथों से खाना खाया और बीच बीच में अमित को देखती रही, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। खाना खिलाने के बाद अमित ने सोचा कि महिला की मानसिक और शारीरिक हालत बेहद खराब है। उसने तुरंत फैसला लिया कि वह महिला को एक अच्छे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराएगा। अमित ने महिला को गाड़ी में बिठाया और उसे शिवगंज जिला अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने महिला का पूरा चेकअप किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, सर, इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर है। शायद किसी हादसे या गहरे सदमे के कारण इनकी याददाश्त पर असर पड़ा है। इलाज से धीरे धीरे सुधार हो सकता है। अमित ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाने के निर्देश दिए और डॉक्टरों से कहा, इनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी इनकी तबीयत में सुधार आए, मुझे तुरंत खबर देना। अमित ने अस्पताल के स्टाफ को महिला के इलाज का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंपी। अमित अस्पताल से लौट आया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। कौन है ये महिला? क्यों उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सा अपनापन दिखा? वह रात भर सो नहीं सका। बार बार महिला की कांपती आवाज, बेटा, तू आ गया, उसके कानों में गूंजती रही। 6 महीने बीत गए। एक दिन अमित के फोन पर अस्पताल से कॉल आया। डॉक्टर की आवाज में उत्साह था। सर, वो बुजुर्ग महिला अब काफी हद तक ठीक हैं। आप चाहें तो आकर मिल सकते हैं। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बिना देर किए अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचा। जब अमित शर्मा, आईपीएस अधिकारी, ने उस बुजुर्ग महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और अपने घर लाया, तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। घर के एक छोटे से कमरे में उसने महिला के लिए एक आरामदायक जगह तैयार की थी। उसने बड़े प्यार से कहा, मां जी, अब से आप यहीं मेरे साथ रहेंगी। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमित के ये शब्द सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू भर आए। वह अमित को टुकुर टुकुर देखती रही और धीरे धीरे कांपती हुई आवाज में पूछ बैठी, बेटा, तू कौन है? तू क्यों मुझे अपने साथ रख रहा है? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मां जी, आप मुझे सड़क पर मिली थीं। उस दिन आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा था। उस एक शब्द ने मेरे दिल को छू लिया था। उसी पल मैंने सोच लिया कि अब से आप मेरी मां बनकर मेरे साथ रहेंगी। वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हूं और अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूं। जैसे ही अमित ने अनाथ आश्रम का नाम लिया, बुजुर्ग महिला एकदम से सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रो रही थी, जैसे दिल का हर दर्द बाहर आ रहा हो। अमित घबरा गया। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़कर सांत्वना दी। मां जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? महिला ने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, मेरा नाम सविता देवी है। मैं भी कभी एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थी। मेरे पति का नाम रमेश शर्मा था। हम लखनऊ में रहते थे। रमेश मेहनत मजदूरी करते थे और मैं घर संभालती थी। हमारे 4 बच्चे थे, सब छोटे छोटे मासूम, तुम्हारे जैसे। सविता की आंखों में दूर अतीत की तस्वीरें उभर आईं। उसने कांपते हुए आगे कहा, लेकिन एक दिन अचानक एक हादसे में तुम्हारे पिताजी रमेश की मौत हो गई। उस दिन से मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पास न तो काम था, न ही पैसे और न ही सहारा। 4 छोटे छोटे बच्चों को पालना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। अमित अब ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। उसके दिल में हलचल मच रही थी, जैसे कोई भूली बिसरी यादें सिर उठा रही हों। सविता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैंने बहुत कोशिश की, पर भूख से बिलखते बच्चों को देख पाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में मैंने वो फैसला लिया जो शायद ही कोई मां ले सकती है। मैंने अपने बच्चों को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया ताकि वे भूखे न मरें।
अमित की आंखों के सामने जैसे उसकी पूरी जिंदगी की तस्वीरें घूम गईं। अनाथ आश्रम के दिन, अकेलापन, संघर्ष और अब इस महिला की कहानी। वह धीरे धीरे उनके पास झुका और कांपती आवाज में पूछा, मां जी, क्या आप बता सकती हैं आपके बड़े बेटे का नाम क्या था? सविता ने आंखें पोंछते हुए जवाब दिया, मेरा बड़ा बेटा, उसका नाम था अमित, अमित शर्मा। अमित के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक पल के लिए सांस भी नहीं ले सका। फिर कांपते हुए आगे बढ़ा, सविता को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, मां, मैं ही हूं, तुम्हारा अमित। सविता कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी उसका अपना बेटा है। वह अमित के चेहरे को अपने कांपते हाथों से सहलाने लगी, जैसे सालों बाद कोई सपना हकीकत बन गया हो। फिर वह जोर जोर से रो पड़ी, बेटा, अमित, मेरा अमित, मैंने तुझे छोड़ दिया था, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अमित भी रो रहा था। उसने अपनी मां को और कसकर गले से लगा लिया। मां, इसमें माफी की कोई बात नहीं, तुम मजबूर थीं और आज किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। काफी देर तक रोने के बाद जब दोनों थोड़े शांत हुए, अमित ने अपनी मां से धीरे धीरे पूछा, मां, लेकिन तुम हमें छोड़ने के बाद कभी वापस क्यों नहीं आई? क्या कभी हमें याद नहीं किया? सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जब मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा और घर लौट रही थी, तभी एक भयानक सड़क हादसा हुआ। मुझे सिर पर गहरी चोट लगी और जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। पर मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं कुछ भी याद नहीं रख पाई, न तुम्हारा चेहरा, न तुम्हारा नाम, न ही वो दिन जब मैंने तुम्हें खोया था। अमित अब सब समझ चुका था। उसकी मां ने जानबूझकर नहीं छोड़ा था। वह मजबूरी और हादसे का शिकार हो गई थी। अमित ने मां को गले लगाकर कहा, अब सब ठीक है मां, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हम एक साथ रहेंगे। सविता की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि सुकून था। वह एक बार फिर से मां बन चुकी थी। कुछ दिन बाद सविता ने अमित से कहा, बेटा, तेरे भाई बहन भी होंगे, क्या तू उन्हें ढूंढ सकेगा? अमित ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर किस्मत ने मुझे तुमसे मिला दिया तो मैं अपने भाई बहनों को भी जरूर ढूंढ निकालूंगा। अमित ने अपने आईपीएस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पुराने अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड खंगाले और अपने भाई बहनों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे उन परिवारों के पते मिल गए जिन्होंने उसके छोटे भाई बहनों को गोद लिया था। अमित बिना समय गंवाए उन पतों पर पहुंचा। उसने देखा कि उसके तीनों भाई बहन अब अलग अलग परिवारों में पल रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी काफी खुशहाल थी। पूजा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, जहां उसे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा था। मनोज एक सफल इंजीनियर बन चुका था और अपने नए माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। गुड्डू, जो तब एक छोटा बच्चा था, अब कॉलेज का होशियार छात्र बन गया था और अपने नए परिवार में बेहद खुश था। अमित ने दूर से ही उन्हें देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके दिल को एक सुकून मिला। घर लौटकर अमित ने अपनी मां सविता से कहा, मां, मैंने अपने भाई बहनों को ढूंढ लिया है। वे सभी अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हैं। उनके नए माता पिता ने उन्हें अच्छे से पाला पोसा है और वे अब किसी कमी के बिना जिंदगी जी रहे हैं। सविता की आंखें भर आईं, लेकिन अमित ने आगे कहा, मां, मैं नहीं चाहता कि हम उनकी जिंदगी में दखल दें। वे खुश हैं और उनकी दुनिया अब अलग है। हमें उन्हें उनकी खुशी के साथ छोड़ देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं। सविता ने बेटे की बात को समझा और भारी दिल से हामी भर दी। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं भी खुश हूं। समय बीतता गया। अमित और सविता अब एक दूसरे के साथ सुकून भरा जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन सविता ने अमित से कहा, बेटा, अब तू जवान हो गया है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। जब घर में बहू आ जाएगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। अमित को अपनी मां की बात सही लगी। उसने मां की इच्छा का सम्मान करते हुए शादी करने के लिए हां कर दी। कुछ ही दिनों में अमित को एक सरल, संस्कारी और समझदार लड़की मिली, जिसका नाम था नेहा। अमित ने नेहा से मुलाकात कर उसे अपनी मां से मिलवाया। सविता देवी ने नेहा को देखा और अमित से कहा, बेटा,
यह लड़की बहुत ही अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह हमारे परिवार में खुशियां लेकर आएगी। अमित और नेहा की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद उनका घर प्यार और खुशियों से भर गया। अमित जब ड्यूटी पर होता था, तब नेहा और सविता देवी घर पर एक दूसरे का साथ निभातीं। धीरे धीरे सविता देवी और नेहा के बीच मां बेटी जैसा गहरा रिश्ता बन गया। नेहा सविता का बहुत ख्याल रखती थी, जैसे वह अपनी सगी मां हो। अमित जब भी घर आता तो उसे देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते। उनका छोटा सा परिवार अब पूरी तरह से खुशियों से भरा हुआ था। अमित की कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और दृढ़ निश्चय की एक मिसाल है। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे। अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, जूते पॉलिश किए, गाड़ियां साफ कीं, ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दिल में हमेशा इंसानियत के लिए जगह बनाए रखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हौसला मजबूत हो तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, मौका नहीं है या हालात उनके खिलाफ हैं। लेकिन अमित की कहानी दिखाती है कि असली सफलता बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपके अंदर के हौसले और मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, आपको अमित शर्मा की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? आपके दिल को किस हिस्से ने सबसे ज्यादा छू लिया? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।